Consider an object of mass m. The object is carried to a height h. तो ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट h हो गई ना, h डिस्टेंस से वो मूव हो गया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम, आप कहो स्ट्रेट लाइन होता है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम, उसको हाइट h पर ले जाकर रख दिया. वी आर वर्किंग अगेंस्ट ग्रेविटी, सो फोर्स विल बी m इंटू जी. बेटे आपने क्लास ये चैप्टर 9 में सेकंड लॉ ऑफ मोशन में फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था ma, सेकंड लॉ ऑफ मोशन. फिर हमने ग्रेविटेशन के चैप्टर में पढ़ा कि जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर को उछाले या नीचे को फेंके तो F आएगा mg. तो F mg हो गया. वर्क डन इज F इंटू S, इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला. F की जगह mg डालो, S की जगह h डालो, mgh फॉर्मूला बन गया. अब ये वर्क डन है, but this work is being done against gravity and the object is being taken to a height, so this is potential energy. ठीक है, मैं आज I will not complete the topic, मैं 8.2 भी स्टार्ट करूंगी आज पैरेलली. Now next is gravitation potential energy. देखो, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी कहा जाता है, क्योंकि बात वही, हम ग्रेविटी के अगेंस्ट ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं. सो व्हाट इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी? इसी के साथ लिख रही हूं मैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी. Now, gravitation potential energy of an object at a point above the ground is defined as work done. इस लंबी सी को पढ़ने की बजाय बिल्कुल सिंपल, वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी. क्या है सिंपल, आप ग्रेविटी के अगेंस्ट ऑब्जेक्ट को उठा रहे हो, उसमें जो वर्क डन हुआ दैट इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी. अब आज हमने इसकी एक डेरिवेशन करनी है. डेरिवेशन आपकी बुक फाइल में है, बट आपको एक डायग्राम ड्रॉ करवाऊंगी इस डेरिवेशन का. तो जहां ये डेरिवेशन है उसके नीचे आप दो है डायग्राम्स ड्रॉ करो. ये हमारी डेरिवेशन क्या है? डेरिवेशन है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड. पाथ फॉलोड कहने का मतलब, आपने अपने ग्राउंड आंगन से छत तक एक ऑब्जेक्ट पहुंचाना है. एक तो आपके घर में डायरेक्ट सीढ़ी लगी थी, आप सीढ़ियां चढ़कर गए, ऊपर रखा है. दूसरा, आप पड़ोस वाले के घर में खेल रहे थे, आप उसके घर से चढ़े, उसकी छत से अपनी छत पर आए, फिर जाकर और एक सीढ़ी थी, फिर ऑब्जेक्ट सपोज सेकंड फ्लोर पर रखना है, आप ये ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर की हाइट पर रखना है. एक तो आपने अपने घर से डायरेक्ट सीढ़ी से रखा, एक आपने पड़ोस वाली छत पर चढ़े फर्स्ट फ्लोर, फिर एक सीढ़ी चढ़े जो आपकी छत को जुड़ती थी, वहां जाकर ऑब्जेक्ट रखा. या आप और सपोज देखो, पुराने क्या, अब भी हमारे घर बहुत जुड़े हुए हैं, आप किसी की भी छत पर चढ़े, भागते हुए आ रहे हो और ऊपर जाकर रख रहे हो, तो आप जितने मर्जी रास्ते फॉलो कर लो, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करती. इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड. ये हमने प्रूव करना है. अब देखो क्या है, सागर आप भी एक बार ट्राई कर लो, एग्जिट करके हो जाओ तो एंटर. मैंने वैसे कर दी स्टार्ट. स्टिल नाउ कोई बॉल ले लो, कंसीडर अ बॉल ऑफ मास m taken to
हाइट h। अगर हम पाथ 1 फॉलो करें, यहां से यहां पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। बस सीधा जो अभी हमने मेन फॉर्मूले में पढ़ा। पर सपोज हम यहाँ a, k1, k2 और b, अब पार्ट 2 में पहले ग्रेविटेशन जीपीई लिख लो एट a1 पर यहां से यहां तक गया मास m है mgh1 GPE एट A2। अब यहाँ आपको एक बात समझनी है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ हाइट से आती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो A1 और A2 पर सेम है, सेम mgh1। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी at B is mgh2। ये ठीक है। टोटल is mgh1 plus mgh2, mg कॉमन h1 plus h2, h1 plus h2 क्या दिख रहा है फिगर से? h क्या आ गया? mgh। चाहे आप डायरेक्ट गए, चाहे आप ऐसे जाकर फिर ऐसे जाकर ऐसे, अगर सेम हाइट पर पहुंचे तो पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। दिस प्रूव्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। क्लियर है ये सभी को? ओके हाँ जी, एक बार देखो दोबारा बताती हूँ। हम यहाँ बात कर रहे हैं, अगर आप अपनी पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन के नीचे की लाइन पढ़ोगे, उसमें मेंशन्ड है वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, हमने प्रूव करना है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी is independent of the path followed। independent, ठीक है। तो क्या है इसमें? independent of the path followed में हमने दो डायग्राम बनाए। सपोज मैं एक मास m की बॉल को हाइट h पर ले जाकर रख रही हूँ, तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh। अब मैं उसी बॉल को पहले थोड़ी हाइट, फिर मैं सपोज अपने घर से दूसरे की छत पे जा रही हूँ और उनकी एक और सीढ़ी चढ़कर वहां रख रही हूँ जो हमारी छत के बराबर है, ऐसे। तो अब यहाँ से यहाँ जाने में mg हाइट कितनी है? h1। पर जब हम ऐसे मूव करेंगे हॉरिजॉन्टल, हाइट नहीं चेंज हुई, बॉल की पोजीशन कोई ऐसे बदली नहीं, शेप ऑफ बॉल। तो क्या है इसमें? पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटी के अगेंस्ट हमने कोई काम नहीं किया। ग्रेविटी के अगेंस्ट काम सिर्फ तभी होता है जब हम सीढ़ी चढ़ें या उतरें, ऊपर नीचे। हम तो हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी सेम mgh1। पर जब हम यहाँ से यहाँ चढ़े तो आ गई mgh2। टोटल निकालनी है, दोनों को प्लस कर दो, mg कॉमन लो, फिगर से देखो इन दोनों का सम h है, हो गया कंप्लीट। देखो ध्यान से, हाँ जी। सो दिस वाज ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे रिमार्क्स। पढ़ो जरा। पहला रिमार्क है पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द बॉडी। अब आप पत्थर ग्राउंड से, मैं बार बार कहती हूँ, दो दोस्त लड़ रहे हैं नीचे, छोटे छोटे बच्चे ही मार सकते हैं पत्थर, बड़े तो नहीं। पत्थर मारा ज्यादा नहीं लगेगा, छत से ले जाके मारेगा तो हाइट पर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी पत्थर में
इलेक्ट्रोड इन द बॉडी, ऊपर से गिराएंगे बहुत चोट लगेगी। पोटेंशियल एनर्जी lying on the surface of the earth is taken as zero. जो धरती पर पड़ा है, हाइट जीरो, धरती पर रखा है तो हाइट जीरो, mg into zero zero, potential energy zero when the object is lying on the surface of the earth. ठीक है, potential energy increases as height increases. Very simple formula देखो आप, अगर हाइट 2 है तो पोटेंशियल एनर्जी 2 mgh, अगर हाइट 10 हो गई तो 10 mgh, जितनी ज्यादा हाइट उतनी ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। फिर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस व्हेन इट फॉल्स टुवर्ड्स द, बिल्कुल ठीक है, जब ऊपर से नीचे गिरेगा हाइट कम होती जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी। सिंपल, ये रिमार्क्स थे। अब हम आज इसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब आज मैं तुमको एक नई बात बताती हूँ कि एनर्जी जो है कभी भी बनाई नहीं जाती, डिस्ट्रॉय नहीं होती, एनर्जी अपने रूप बदलती है। एनर्जी चेंजेस इट्स फॉर्म, एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। द प्रोसेस ऑफ एनर्जी चेंजिंग फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन, इसके एग्जांपल्स हैं, 1 मार्कर क्वेश्चन है, आपको आ सकता है राइट द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। अब आप देखो बल्ब, जब आप बल्ब चलाते हो आप क्या करते हो, स्विच ऑन कर रहे हो, स्विच ऑन करने से बिजली, करंट, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बल्ब को जा रही है। जो हमारे लाल बल्ब होते हैं आपको पता है ना, गर्म हो जाते हैं वो बहुत, अगर कभी जो पुराने टाइप के बल्ब होते हैं, ये CFL की तो फंक्शनिंग अलग है, जो ऑरेंज ऑरेंज बल्ब होते हैं, जब उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहुंचती है बल्ब जो है गर्म हो जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू हीट एनर्जी और वो ग्लो करके चमकता है। हीट कन्वर्ट्स इनटू लाइट। तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब में कैसे कैसे एनर्जी चेंज हो रही है, हाउ इज एनर्जी बीइंग चेंज। देखो जरा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से बनेगी हीट, से बनेगी लाइट। हाँ जी, ध्यान देना इस बात पर, इलेक्ट्रिकल टू हीट, हीट टू लाइट इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, बट अगर वो बल्ब आपकी टॉर्च का बल्ब और सेल से चलता है तो क्या होगा, सेल के केस में पहले बैटरी है, सेल को बैटरी कहते हैं, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, सेल जो होते हैं, कभी आपने देखा है कि किसी पुराने टॉय में, रिमोट में सेल डालकर भूल जाओ और कहीं कई महीने वो यूज ना हो तो उस रिमोट के स्प्रिंग जो है खत्म हो जाते हैं, उनको जंग लग जाती है। केमिकल लीक होता है सेल्स में से, जो हमारे छोटे छोटे पेंसिल सेल होते हैं उनमें केमिकल होता है, दैट इज व्हाई दे हैव केमिकल एनर्जी। तो उसमें एक स्टेप और आएगा, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल टू हीट टू लाइट। हर बल्ब का तरीका यही है, वो गर्म होता है, उसके अंदर एक टंगस्टन का फिलामेंट होता है, सिल्वर कलर की ऐसे तार सी लगी होती है, वो गर्म होता है पूरा, वो ग्लो करता है, तभी उसमें से लाइट आती है। ठीक है, अब इसके और एग्जांपल्स देखो। नेक्स्ट है थर्मल पावर स्टेशन। कल मैंने आपको बताया था थर्मल पावर स्टेशंस में कोयला, कोल जलाया जाता है, आपने कोयला देखा है, ये गली में धोबी प्रेस करते हैं रेडी पर, इनकी जो प्रेस होती है वो कोयलों की प्रेस होती है। इनके पास कोई इलेक्ट्रिसिटी का सॉकेट है क्या, कहीं भी खड़े हो जाते हैं, वहां कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं होता कि हमारे घर की तरह प्रेस कर सके। इनकी प्रेस ऐसे खुलती है, उसमें कोयला, लकड़ी के कोयले होते हैं वो
वुड से बनाया जाता है, चारकोल भी कहते हैं, छोटे छोटे ब्लैक कलर के। ये उसको पहले किसी तसले में जलाते हैं, वो गर्म हो जाते हैं, सुलगते हैं, फिर प्रेस में वो डालकर कुछ फिर ये ऐसे प्रेस करते हैं। तो थर्मल पावर स्टेशंस में कोल अगेन इज अ केमिकल, कोल में कार्बन होता है। आपने कोल एंड पेट्रोलियम नाम का चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 8 में। कोल कंटेन्स कार्बन, तो कोल की जो एनर्जी है दैट इज ऑल्सो केमिकल एनर्जी। अब जब कोल जलाएंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, तो केमिकल से क्या बन गई, हीट एनर्जी। हीट से मैंने कल एक बताया था तुमको कि एक टरबाइन घुमाया जाता है, टरबाइन, टरबाइन के घूमने को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, मैकेनिकल। सो थर्मल पावर प्लांट्स में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन केमिकल एनर्जी ऑफ कोल changes to heat energy which changes to mechanical energy। और उससे क्या होता है, इसके घूमने से बिजली बनती है, तो आएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको क्वेश्चन डायरेक्ट ही आएगा, राइट द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस इन वर्किंग ऑफ अ थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तो इसके अंदर हम ये चारों स्टेप्स लिखेंगे। नेक्स्ट है हाइड्रो पावर प्लांट। अब हाइड्रो में क्या होता है, पानी को हाइट पर स्टोर करते हैं, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर से काइनेटिक एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर। हाँ जी, मैंने आपको बताया था ना, हाइट से पानी गिराया जाता है, पानी टरबाइन पे गिरता है और फिर से टरबाइन के घूमने को क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ रोटेटिंग टरबाइन। उससे क्या बनेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो जरा ध्यान से, ये आपका थर्मल पावर प्लांट है और ये आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। हाइड्रो मीन्स वाटर, इलेक्ट्रिक आपको पता ही है, पावर प्लांट। ये सारी एज इट इज लर्न करनी है। नेक्स्ट एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स। बहुत आसान है, सन की एनर्जी से फूड बनता है। फूड की एनर्जी हमेशा केमिकल एनर्जी होती है, बिकॉज एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें फूड प्रोड्यूस होता है। कल मैंने लिखी थी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो ये दो ही स्टेप्स ही है। अब साइकिलिंग जब तुम करते हो, क्या कर रहे हो तुम, मसल्स का जोर लगा रहे हो, पैरों का भी हाथों का भी, तो क्या है, मस्कुलर एनर्जी, और उससे साइकिल चल रही है। मूविंग ऑब्जेक्ट में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। सो मस्कुलर इज चेंज्ड इनटू काइनेटिक। अगेन सिंपल। उसके बाद है विंड मिल। विंड मिल में क्या है, हवा से, पंखा होता है ऐसे बड़ा सा, हवा से वो पंखा घूमता है, विंड एनर्जी। उसको कनेक्ट करते हैं किसी टरबाइन से, विंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जहां भी कोई चीज घूम रही है ना, ऐसे रोटेट कर रही है, वहां आपकी मैकेनिकल एनर्जी आएगी। उसके बाद अगर विंड मिल में जनरेटर है, देखो क्या करा उन्होंने, टरबाइन के आगे क्या बनेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लोजन ऑफ अ फायर क्रैकर। तुमको पता है क्रैकर्स में केमिकल्स होते हैं, सल्फर होता है बहुत सारा, तो उसमें
वो भरा होता है, केमिकल है, बारूद और कुछ अलग अलग जो भी है। तो उसमें केमिकल एनर्जी से जब बम फटता है, पहले साउंड आती है, और अगर हम अनार बम की बात करें, आवाज आती है और फिर इतनी सारी लाइटिंग और हीट, गर्म होता है वो बहुत। सो अ केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू साउंड, साउंड चेंजेस इनटू लाइट एंड हीट। जैसे वो जो हवा में होते हैं, वो क्या बोलते हैं उनको, स्काई शॉट्स। तो जब हम उसको जलाते हैं और ऊपर जाके वो पहले फटता है और फिर इतनी सारी रोशनी देता है, और अगर वो जलते हुए कहीं गिरे तो ऑब्वियसली गर्म होते हैं, तो हीट आएगा इसमें। नेक्स्ट है स्ट्रेच्ड बो एंड एरो इज रिलीज। बहुत आसान, खींचा पोटेंशियल, छोड़ दिया काइनेटिक, गया ना भागता हुआ स्पीड से। सो पोटेंशियल चेंजेस इनटू काइनेटिक। ये है हमारी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, जो हमने, मतलब सिर्फ इतना कि एनर्जी इस अर्थ पर, एनर्जी अपने फॉर्म्स बदल रही है। बिजली बनाने के लिए देखो कितनी एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं, केमिकल, हीट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। ये दो मेजर सोर्सेस हैं इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के, इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। ठीक है, तो अब हमने नेक्स्ट करना है लॉ ऑफ, बस हम आज मैं यहीं तक करेंगे, हम ये लास्ट है साइंस में। अब हम आज 8.2 निधि भाविका। देखो लास्ट में मैं बहुत बार देखती हूँ आप दोनों क्लास में नहीं होते, ऐसे पता कैसे चलेगा कि आपने कहाँ तक क्लास अटेंड की और उसके बाद क्या मिस हो गया। प्लीज बी सिंसियर। और सारे बच्चे, कल क्लास में बात हुई थी वैसे, जिसने कहा था टाइम बदल लेना मैम, वो आज क्लास में है नहीं। ना वो फोन उठा रही, ना वो मम्मी का उठा रही, मम्मी भी बाहर है, ना वो मेरा उठा रही, ना लक्षिका का, आई डोंट नो वो सो रही है क्या। अब बट स्टिल थोड़ा सा टाइम को चेक कर लिया करो। ये चेंजेस थर्सडेज को रहेंगे, रोज तो मैं स्कूल की क्लासेस मिस नहीं करा सकती, आई डोंट नो बाकी टीचर्स कैसे कराते हैं। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, लक्षिका एक दो दिन बाद करेंगे, क्योंकि ना मैंने रियलाइज किया अभी 8th पूरा करना है और 10th भी आना है दयाल सिंह को। 13 या 14 को उनका फर्स्ट एग्जाम है, आज 8 हो गई। सो आज मैं 8.2 कराऊंगी। अब 8.2 जो है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम, फर्स्ट हमने कंप्लीट कर ली थी। 8.2 विद मिड पॉइंट थ्योरम स्टार्ट करेंगे। लक्षिका ट्राई वंस अगेन, अक्षिता अगर फोन उठा ले तो ये भी मिस हो जाएगा। आई रियली डोंट हैव टाइम टू रिपीट अगेन एंड